धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की, क्योंकि इन तमाम खबरों को इस वक्त जानना आपके लिए कई मायनों में बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यहां से शुरू नहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा रूस और यूक्रेन के बीच से, लेकिन हमारा कहना है कि कहीं से भी शुरू हो, खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए और उस अंदाज में पहुंचनी चाहिए कि जो खबरों की खबर वाला तरीका होता है, ना कि न्यूज बल्कि व्यूज आपको पता होना चाहिए। और इस सब में महारत हासिल रखते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर बाकी में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों के साथ करते हैं, क्योंकि इस दौर में भी बांग्लादेश की टीम अगर ये शाहकार अंजाम दे दे तो इसे कहा जाएगा कि इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान को लगातार दोनों मैचों में बुरी तरह हराकर टेस्ट का जो सीरीज है उस पर कब्जा जमा लिया बांग्लादेश ने। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? बांग्लादेश के खिलाड़ियों और वहां के खेल प्रेमियों को बधाई हम दे सकते हैं आपके माध्यम से। और जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है, कहते हैं कि 2020 और वनडे से सही मायने में कहें तो यही सही क्रिकेट है, जिसमें उनके कुशलता का और कौशल नीति, रणनीति सबका अंदाजा लगता है। पहले 6 दिन होता था, लेकिन आज के जमाने में कोई देखता नहीं, 5 दिन का देखते हैं, करते हैं। और यह अच्छी बात है कि बांग्लादेश जैसी टीम, जबकि उनके देश में इतना हंगामा हो रहा है, उनके खिलाड़ियों के खिलाफ भी एक के खासकर बांग्लादेश की सरकार और पुलिस वहां की उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जेल में बंद करने की बात करें, वैसे हालतों में भी इन लोगों ने खेला है और दिखाया कि बड़े तरीके से, बड़े सहज तरीके से और अपनी पूरी जोड़ लगा के पाकिस्तान को हराया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की धरती पर पहले 10 विकेट से पहले मैच में और दूसरे विकेट मैच में 6 विकेट से जबरदस्त करारी हार दी है। अब इसके अलावा बांग्लादेश से खबर है, लेकिन आ रही है यूएई से। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको छोड़ दिया जाएगा। और इसमें कहते हैं कि 53 को 10 साल की सजा थी, जबकि 3 को लाइफ टर्म की सजा थी। और सजा भी इसी आधार पर थी कि ये लोग, जब शेख हसीना बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थी और पूरा वहां प्रदर्शन धरना चल रहा था, तो यहाँ के लोग जो वहां पे काम कर रहे थे यूएई में, इन लोगों ने भी वहां अपने धरना प्रदर्शन किए। और यूएई के कानून के हिसाब से आप इस तरह के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और इतने सख्त, और वो भी महीने 1.5 महीने के अंदर में। यानी यूएई सरकार ने बांग्लादेश सरकार के कहने पर काम किया, इसमें संदेह नहीं है। अब बांग्लादेश की सरकार बदल चुकी है, यूएई की काफी पैसे वहां लगे हुए हैं, बांग्लादेश के लाखों लोग यहाँ आके रहते हैं, काम करते हैं, और इन्हें धड़ाधड़ इन्होंने अब सारी चीजें बदल दी। और ये दिखाता है कि कैसे सरकार के बदलने से सारी चीजें वहीं की वहीं हैं, उसका पुलिस, उसका फॉरेन पॉलिसी, उसके बाकी सारे जितने चीज हैं, और एक दूसरे की सरकार मिलकर, ये बेचारे पप्पू हैं जो कूदते रहते हैं, कभी जेल के अंदर चले गए, कभी छूट गए, ये सब होते रहता है। कतर में भी भारत के जो नौसैनिक के अधिकारी थे रिटायर्ड, जो काम कर रहे थे, जिनको बड़ी जबरदस्त सजाएं मिली थी नरेंद्र मोदी के जाते ही, वह सब केवल उनकी सजाए ही, मौत सजा नहीं खत्म हुई, छूट के वापस देश भी आ गए। जी अमेरिका की कोई भूमिका है जो बांग्लादेशी यूएई छोड़ रहा है उसमें? अमेरिका की सीधी सीधी अभी नहीं लगता है। हो सकता है कि यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश की, जो अमेरिका जाने वाले हैं, कहने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग है उसमें बांग्लादेश की तरफ से जा रहे हैं, उन्होंने कहा होगा अपने साथियों के भाई छोड़ दो, और हमारा चेहरा जो डेमोक्रेटिक बन रहा है, कुछ जो है अभी भी, उसको रहने दो, क्योंकि बाकी सब तरह से ऑलरेडी नेगेटिव प्रचार शुरू हो गया है, जमात को छोड़ रहे हैं। वहाँ के वैसे लोग जो जेल में था, जो वास्तव में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के खिलाफ लड़े थे, उनके खिलाफ, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो बैलेंसिंग के लिए जरूरी है कि इनको भी छोड़ दे। लगी भाई कि विदेशों में भी हमारी धाक है। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं अन्य खबरों की। इसमें जो पहला अपडेट है वो आ रहा है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, दंतेवाड़ा से माओवादी बताकर 9 लोग यहां पर मार दिए गए हैं। कभी नक्सली बताकर मार दिए जाते हैं। ये जो मारा मारी का खेल है, क्या ये सिर्फ मारा मारी से ही खत्म हो सकता है? आप एक फौजी भी हैं, मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ इस चीज को। कुछ समय पहले, जहां तक हमारे
प्रेजेंट होम मिनिस्टर की बात है, मिनिस्ट्री की बात है, उसके प्रवक्ता सब ने कहा था कि भारत में माओवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई है। हालांकि मैं देख रहा था और 9 में से 6 जो है महिलाएं हैं। क्या इस तरह की जरूरत पड़ी कि उनको मार दिया जाए? क्या उनके आत्मसमर्पण से काम नहीं चल सकता था? उनको पकड़ा नहीं जा सकता था? और इस तरफ से कोई घायल भी नहीं, इसमें कुछ संदेह पैदा होता है। इतनी आसानी से यदि वास्तव में माओवादी होते तो नहीं मारे जाते। पहले भी बहुत सारी इस तरह की बातें, घटनाएं आई हैं जिनमें वहां के जमीन को हड़पने के लिए वहां के लोकल जो दादा हैं, वहां के बड़े बड़े गुंडे जो लोग हैं, माफिया है, खासकर यहां तक कि वहां के पहले के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भाई केवल माओवादियों का या वहां की जनता का यदि क्षेत्र बनता है तो वहां के अंदर में जो माफिया के पीछे पूरे के पूरे अंबानी अदानी के लोग हैं, खासकर अदानी के जो लोग हैं, वहां की जमीन को हड़प रहे हैं क्योंकि वहां से कोयले निकालने हैं, खनिज निकालने हैं। ये लोकल लोग विरोध करते हैं कि ये तो जमीन हमारा है और उनको माओवादी कह के मारा गया। यह खुलेआम मतलब न्यूज में आ गया है। और इसमें जहां तक केंद्र की बात है, राज्य की बात है, प्रशासन पुलिस की बात है, यहां तक कि न्यायालय की बात है, उस पर कुछ आवाज नहीं लगाते। हालांकि अभी ये तो ताजा ताजा खबर है, सुबह में खबर आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वास्तव में माओवादी है। मुझे पूरा संदेह है। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में देखा कि एक ही दिन में नक्सली बताकर 37 लोगों को कैसे मारा गया। और बाद में जब पत्रकार मौके पर पहुंचे, कहीं साबुन रखी हुई थी, कहीं कपड़े रखे हुए थे, नदी के किनारे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यानी लोग वो नहा रहे थे, महिलाएं थी, बच्चे थी, मार दिए गए। मारना बहुत आसान है। और जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई और अमित शाह ने हाल फिलहाल में दौरा किया और कहा कि मिटा कर रख दे, खत्म करके रख देंगे, तब से वहां मारामारी ज्यादा शुरू हो गया। बोले कौन? क्योंकि जो बोलेगा वो तो अर्बन नक्सल कहलाया जाएगा। खैर, मजे आ गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। सर, अमेरिकी राजदूत मिलने आ रहे हैं उनसे, महत्ता बढ़ गई है उनकी। केवल राजदूत ही नहीं, उनके साथ जो दूसरे है, चीफ ऑफ जो स्टाफ है उनके पूरे फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन कमिटमेंट और फॉरेन स्टाफ में, वो भी थी उनके साथ। जो यहाँ के राजदूत के साथ साथ अमेरिका से और भी लोग आए हैं, 2-3 लोग मिल के आए हैं। और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी यह रही है, ये ध्यान से समझने की बात है कि विदेशों में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ में उनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। केवल वही लोग, उन लोग नहीं मिल पाते हैं जो कि सही में अपने देश के प्रति बहुत पेट्रियाटिक हैं और अमेरिकी इंपेरियलिज्म का विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं, केवल ये विपक्षी नेताओं से नहीं, वहां के सेना के बड़े बड़े जो लीडर हैं, टॉप जनरल हैं, यहां तक कि जो पुलिस प्रशासन है, उनके भी जो टॉप लोग, उनसे भी मिलते हैं। ये खबरें अखबार में नहीं आती है। इन सभी के बच्चे, मिलिट्री के लीडर, सभी के बच्चे, न्यायालय के भी चीफ जस्टिस वगैरह जितने हो, इस प्रेजेंट चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, चाहे वो लाओस हो, वियतनाम हो या दूसरे देश हो, लैटिन अमेरिका के सब देश हो, इनके सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और उनके माँ बाप मिलने जाते हैं और उनके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, वो सब करते हैं। ये अपना संबंध अच्छे रखते हैं और इनके लिए एनजीओ काम करते हैं। जैसे फिलिस्तीन में हमने कहा, हमास के भी पक्ष से ये लोग पैसे देते रहे, ताकि ये यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती तो इनके साथ भी संबंध है। और जहां तक विपक्ष के नेता ने कहा है कि हमारी जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया है, वगैरह वगैरह तारीफों के पुल बांधे, इन्होंने ट्वीट भी किए और ये सब चीजें डाल दी। यानी भारत की जनता के लिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, अमेरिका एक महान देश है, प्रजातंत्र को हर जगह बहाल करता है। जी, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं 3 दिन के दौरे पर, उससे पहले मुलाकात हुई है, संयोग है? नहीं, संयोग नहीं है, निश्चित रूप से यह उसी के संदर्भ में है। राहुल गांधी से तो वहां अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। यहां इनको कहा गया भाई क्या क्या बातें करने वाले हैं, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं बातें कर रहे और आपकी कैसे चल रही है सेहत, तो ठीक है। यह भी ना कहें कि हमारे खिलाफ ना, आपके सेहत कैसे है, राहुल गांधी जी कैसे हैं, ये सब बातें की जाएंगी। इन्होंने भी कुछ दुखड़ा रोया कि भाई हमारे लोगों को पकड़ के अंदर बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि गलत बात है। ये सब बातें हुई होंगी। जी, चलिए, अगली खबर है पाकिस्तान से। फौजी अदालतों में शुरू होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। क्या कोई राहत मिलेगी या इस बार फौजी अदालतों में रगड़ कर रख दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे मामलों में बरी होते जा रहे हैं? जहां तक
इस सरकार की बात है उसे नजर आ रहा है कि सिविल कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट में कुछ भी वर्डिक्ट देते हैं, लोअर कोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे भारत हो पाकिस्तान हो कहीं हो। वो जो भी उसका सरकारी गवाह सरकारी वकील कहता है वही चीज वो करते हैं। शायद 1-2% इधर उधर हेरा फेरी हो जाए, नहीं तो नहीं होता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जहां तक बात है, वह गए हुए हैं, वहां से राहत मिले ना मिले, सुप्रीम कोर्ट जरूर राहत मिलेगा। लेकिन इसीलिए अब यह यहाँ की अभी की सरकार मिलिट्री में जा रही है कि भाई मिलिट्री तुम उसको करो, और उसके खास लॉज हैं, और उसमें जाते हैं तो उनको परमानेंट उनको जेल के अंदर में डाल दें, या हो सकता है फांसी की सजा दिला दें। हालांकि इनके ऊपर एक माइनर सा करप्शन है, और इनके खिलाफ में जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मिलिट्री का डिवीजन है, उसके जो हेड थे, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल थे, हमीद फैज, हाँ हमीद फैज, ये अफगानिस्तान में गए थे। इन्होंने कुछ अपना प्रेस स्टेटमेंट दिया था। इनको कहते हैं कि नहीं भैया, तुमने यहाँ की गुप्त बातें बता दी और भारत सरकार से पूछा नहीं था। भारत सरकार के तो प्रधानमंत्री को उस समय को तुमने जेल में डाल रखा है, पूछा नहीं था कि क्या मतलब है, और इसलिए जबरदस्ती उन पर भारत दबाव, सरकार नहीं सर, पाकिस्तान सरकार, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान सरकार, और जबरदस्ती इनको फोर्स किया जा रहा है कि भैया तुम हमारे अप्रूवर बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ, नहीं तो तुम भी जेल में डाले जाओगे। और यह इमरान खान के वकील कर रहे हैं, जिसकी पूरी की पूरी संभावना है। जी, क्या इसी वजह से, फिर मैं जोर देकर इस अल्फाज पे कहना चाहता हूं, क्या इसी वजह से कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि अब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं? फौजियों पे तो रोक पहले से भी था, दुनिया के हर फौजियों पे रोक है कि आप सोशल मीडिया में नहीं जा सकते हैं, और जाने वाले केवल वही जाएंगे जो चीफ ऑफ स्टाफ हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ हो, और खास खास मुद्दों पर जाएंगे और अपनी सरकार की प्रशंसा के लिए जाएंगे। और ये बहुत सारी चीजें आने लग गई थी सोशल मीडिया में, ये सरकारी कर्मचारियों के कारण, खासकर लोअर तबके के जो हैं वो, उनके कारण। जो अफसर होते हैं उनको पता होता है कहाँ बोले ना बोले, मतलब सरकार की किस तरह से चमचागिरी करे, पता होने के मतलब है। और यह कानून ला रहे हैं, यह आदेश पारित उन्होंने किया है ताकि अनावश्यक रूप से सरकार की फजीहत ना हो, यही कारण है। जी, कांगो में क्या हो गया है जेल के अंदर सर? 129 लोग मर गए हैं। यह भी अजीब गरीब बात है। कांगो में तो जहां देखें वह देश अफ्रीका की एक तरह से कहें तो पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो चुकी है। कांगो में जहां तक बात है 7 से 8 करोड़ की आबादी है, और वहां की जमीन के नीचे और जमीन के बाहर भी जो नेचुरल संपदा है, वेल्थ है, वह बहुत जबरदस्त है। पूरे अफ्रीका में सबसे धनी है, पूरे विश्व में चौथा या पांचवा उसका असर पड़ता है, मतलब आधार है उसका। और इसलिए वहां पे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब के सब वहां लूटने के लिए तैयार है। और इस जो इन्होंने बंद कर रखा है, पता नहीं किस तरह से भड़काया गया है, जानबूझ के किया गया है, या केवल कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि करीब 2 दर्जन के आसपास जो भाग रहे थे तो उनको वार्निंग दी गई है, और नहीं माने तो उनको मारा गया है, जेल से बाहर किया गया है। यह लगता है कि किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों को खत्म करने की कोशिश की गई है जो सरकार के विरोध में रहे हैं, या विपक्षियों के खिलाफ पास रहे हैं, या वहां के मिलिटेंट्स रहे हैं। पूरा अभी खुलासा आया नहीं है। नहीं तो 129 कोई मजाक है इस तरह से? पूरी की पूरी, यानी कि पूरी की पूरी जो जेल के अंदर थे, या वास्तव में बुरी तरह से उनको रखा गया हो कि लोगों ने विद्रोह कर दिया है और ये हालात हुई है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे आज मौत सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह गई, 129 लोग मर गए। क्या हमारे माथे पे बल भी आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शायद बलात्कार की खबरें भी हम ऐसे देखते हैं कि चलती हुई कार में 4 लोगों ने लड़की से बारी बारी बलात्कार किया। खबर को पढ़ते हुए भी शायद लोग अपने दिमाग को चलाने लग जाते होंगे। मीडिया ने आज ये हालत बनाकर रख दी है समाज की। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है यूक्रेन से। रूस ने तगड़ा हमला कर दिया है, यहाँ पर 51 लोग मार दिए साहब। जब से रूस के कुर्स्क इलाके में हुआ है, 600 से 700 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेनियन फौज ने वहां कब्जा किया हुआ है। हालांकि उसका जो भी लक्ष्य रहा हो, कब्जा उससे जरूर किया है। इसके बाद से रूस का हवाई हमला अपने हाइपरसोनिक मिसाइल द्वारा, चाहे वो एयर हो या समुद्र सेवी हो, इसकी पूरा वो उपयोग कर रहे हैं। ड्रोन्स तो कर ही रहे हैं। और इनको कहीं से यह इंफॉर्मेशन मिला कि पुलतावा स्टेट में ये ट्रेनिंग सेंटर है जहां के 1000 से अधिक ट्रेंड हो रहे हैं, और यह पुलतावा से सूमी होते हुए संभवतः वहां पहुंचते रूस के क्षेत्र में, कुर्स्क में। और इनको पता चला, इन्होंने 2 सुपरसोनिक मिसाइल दागे, एक के बाद एक मारे हैं। और
यूक्रेन का कहना है, जेलेंस्की तक ने कहा है वहां पे कि ये बहुत दुखद है, बहुत सारे लोग अभी मलबे के नीचे, हालांकि कहते हैं केवल 40-50 लोग मारे गए हैं, लेकिन दूसरे स्रोतों से आ रहा है कि करीब 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 6 से 700 लोग घायल हो चुके हैं, यानी भयानक हमला हो रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना तेजी से यह आया, चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल था, इनको मौका भी नहीं मिला कि इनका एंटी मिसाइल लॉन्च हो सके, एयर डिफेंस लॉन्च हो चुके, और अपने लोगों को वार्निंग दे सके कि तुम जल्दी भागो और बगल के गड्ढों में जो ट्रेंचेस बनाए उनमें छुप सको। और यह जबरदस्त हादसा हुआ है, और इसका नतीजा ये हुआ कि जेलेंस्की हमेशा ये कोशिश करते रहे, जब आज से करीब 7-8 महीने पहले जब उनका सो कॉल्ड बड़ा सा काउंटर ऑफेंसिव मेजर साउथ में जापोरिजिया रीजन से होते हुए क्रीमिया तक पहुंचने की उनकी जो खुलेआम उन्होंने वार्निंग दी थी कि हम आ रहे हैं, और बुरी तरह सफल हुआ था, 1.5 लाख उनके सैनिक मारे गए थे। तो उनके जो पहले जालूजनी जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा दिया था। अभी इन्होंने कई मिनिस्टर को, यहां तक कि फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सबको बारी वाइज हटा चुके हैं। आई थिंक 1 दर्जन के आसपास हटा रहे हैं या हटा चुके हैं। इनका इतिहास है, अपना झेप मिटाने के लिए कार्रवाई करते हैं। जी, गब्बर सिंह की तरह कालिया को मार रहे हैं, वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली आ गए। खैर, इसी में एक सवाल तो उठता है सर, इंसानों को तो मार रहा है ना रूस, इसका तो जवाब देना चाहिए ना उसको। इसका जवाब वही है कि यूक्रेन की तरफ से भी अब तो कल या परसों 152 के तकरीबन इन्होंने ड्रोन मारे, और करीब 25-26 जगहों पे इन्होंने चलाए। हालांकि कितनी सफलता मिली वह ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि रशियन एयर डिफेंस काफी ताकतवर है। लेकिन अभी सुनते हैं कि वहां से दूसरे मिसाइल्स अमेरिका इनको क्लैरिटी दे रहा है कि भाई इनको तुम भेजो। पहले से जो हाइमर्स वो तो छोटे से थे, 150 160 थे, उसके बाद से अटैकम शायद 200-250 है। ये जो नए सीरीज आ रहे हैं यह 300 से अधिक किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं, और कहते हैं कि इसके बाद से रशिया को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो दूर दराज तक ये लोग वहां पहुंच सकते हैं और भारी का भारी नुकसान कर सकते हैं। देखते हैं आगे कैसे चलता है। जी, ये चाइना जिस तरीके से अफ्रीका में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसे अमेरिका के खिलाफ उसके बढ़ते हुए कदम माने जाएं, या रशिया जिस तरीके से वहां पे अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अफ्रीका में, उसकी मदद मानी जाए, क्योंकि अफ्रीकी शिखर सम्मेलन कर रहा है चाइना। ये 7-8 साल से कर रहा है अफ्रीका, और एक डेटा, मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त में कहें 2000 से शुरू हुआ था, 2001 तक आते आते $5 बिलियन, उस समय का $5 बिलियन का भी काफी महत्व होगा, और 2020 के आसपास आते आते 20 से अधिक, 23-24 बिलियन डॉलर। लेकिन उसके बाद से फिर ग्राफ जो बढ़ा था वो घटना शुरू आ गया है, और 1 से 2 उधर तो खैर कोरोना वायरस का अफेक्ट था, लेकिन अभी भी $4 बिलियन से अधिक नहीं बढ़ा है। तो इसलिए चीन भी बेताब है, यही अमेरिका के साथ भी हालात है। इनके फिनांस कैपिटल, यानी वह निवेश पूंजी जो है वो दूसरे देशों में नहीं पहुंच पा रहा है, लग नहीं पा रहा है, तो उससे मुनाफा कैसे होगा? बैंक से निकाल के घर में बिठा दो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए चीन की भी हड़बड़ाहट है, और अफ्रीकी देश जो है इसको डेट क्राइसिस कहते हैं, यानी कर्ज में तो डूबा ही हुआ, उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर कर्ज ले रहे हैं, यानी वो गोल गोल चक्कर काट रहा है, जो हमने श्रीलंका में देखा। पाकिस्तान भी उसमें डूबा हुआ है, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन ले रहा है, समझने के लिए बता रहा हूं। जी, तो और यहां पे जो लोग आए हैं, आप इमेजिन कीजिए कि केनिया का जो राष्ट्रपति है, केनिया में जी, बड़ा हंगामा होता, हमने कई बनाए हैं, बड़ी जबरदस्त है, वो अमेरिका के भी चाट रहा है, इधर चीन के पास भी पहुंचा बेचारे कि कुछ करो। और $6 बिलियन केवल चीन का कर्ज है, कुल मिला के $20 बिलियन है। कहां से लाएंगे ये लोग, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। मतलब वो एक तरह से कहें तो वह देश कहीं से भी आत्मनिर्भर तो छोड़ दीजिए, वह इंडिपेंडेंट देश भी नहीं रहेगा, इनके पीछे भागते रहता है। और ये लोग अब बार्गेन करेंगे, भाई अमेरिका इतने सस्ते दे रहा है, यूरोपियन यूनियन दे रहा है, आजकल देने में थोड़ा कठिनाई हो रही है क्योंकि खुद वो क्राइसिस में जा रहे हैं। तो जी, पूरे में मिलाकर देखें तो चीन और अफ्रीकी देश, जहां की करीब 1.5 दर्जन से अधिक देश के उनके प्रतिनिधि आए हैं, इनके बीच में समझौता होगा कि भैया कुछ लोन जो है वो सस्ते में दो, फ्री में दो, हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। चीन कहेगा हम भी मर रहे हैं, और ये सब बातें होंगी, ऊपर से दिखाने के लिए बड़े बड़े आडंबर हो रहे हैं। जी, तो पाकिस्तान भी क्या इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ के कर्जे में डूबता जा रहा है? चीन के प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में तो जो दौरा हो रहा है चीन के प्रधानमंत्री के, वो तो शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है उसमें हो रहा है और उसमें वो आएंगे। और इसके कारण अब देखें तो पाकिस्तान ने भी कुछ आर्म्स अम्यूनिशंस अमेरिका को बेचे। अमेरिका भला पाकिस्तान से क्यों खरीदेगा? क्योंकि अमेरिका को देने के लिए बहुत कम होगा, इसलिए यूक्रेन को देने के लिए डायरेक्ट वो दे नहीं रहा है। रूस को वो लड़ने को तैयार नहीं है। हो सकता है उसका हिस्सा कुछ इजराइल में पहुंचा हो और इसके बदले में अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हें और कर्ज दूंगा। मतलब जमाना ये आ गया है कि कर्ज लेने के लिए भी आपको अपनी चीजें केवल गिरवी ही नहीं, अपना सर झुकाना पड़ रहा है। और इसीलिए चीन के वो आ रहे हैं और बाकी लोगों से बातें करेंगे कि भैया तुम्हें और बोलो कितने कर्ज चाहिए। देने के लिए तो हमारे पास बहुत है, लेकिन मुफ्तखोरी ना करो। जी। चीन की महिला जासूस पकड़ी गई है सर न्यूयॉर्क में। ये भी अजीबो गरीब है और कहते हैं कि वहां पे ये लोग जो है मतलब खाने पकाने के लिए इन्होंने कुछ दिया हुआ है और ये इनके चाइनीज मतलब एक तरह के खास पकवान है। बतख, डक जो कहते हैं, ये करीब 3-4 साल से चल रहा है। हालांकि ये चीन की कर्मचारी नहीं है न्यूयॉर्क की ही। और अपने एम्बेसडर को, अपने उनके एम्बेसीज को दोनों तरफ से, और न्यूयॉर्क के जो गवर्नर उनके यहाँ भी मतलब एक खास तरह का डक या बत्तख का बनाया हुआ गया, उनको बड़ा पसंद आया। फिर और गया, फिर और गया। उसके साथ साथ फिर हुआ भैया आपकी स्टाफ कहीं जा रहे हैं, रिजर्वेशन में दिक्कत हो रहा है चीन, तो इन्होंने करवाए। हालांकि 35-40 साल की महिला है, जब से कहानी शुरू हुई थी तब हो रहा था। बदले में इन्होंने क्या मांगे? इन्होंने पैसे नहीं मांगे ना कुछ किया। इन्होंने कहा कि उइघर पर आप चर्चा ना करें। इन्होंने कहा कि ताइवान पर चर्चा ना करें। ताइवान पे जहां भी जो मतलब आप कह रहे हैं कि ताइवान इंडिपेंडेंट है, उसको इन्होंने निकलवा दिया उसके वेबसाइट से, उसके बातचीत में निकलवा। देखिए किस तरह से चीन वो चालाकी कर रहा है। हालांकि जब ये पकड़ा गया, इनके खिलाफ 50-100 पेज का चार्ज लगा के इनके साथ और लगाया और चीन से पूछा गया, चीन की मैसेज पूछा गया, कहा कि हाँ हमें कुछ खास पता नहीं है, न्यूज में देखा है। तो ये दोनों तरफ चलता है, केवल चीन को दोष से भी, अमेरिका की तरफ से भी होता है। जी चलिए, चुनाव भी है, डर दिखाएंगे तभी तो कुछ करेंगे। कोई सा भी देश हो डर पैदा करता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़े गए चुनाव से ठीक पहले, उड़ाने वाले थे, अब वहां चाइना का एजेंट पकड़ा गया, पूरे देश के चुनाव को डिस्टर्ब करने वाला था। ये तमाम तरीके की खबरें वहां चल रही हैं। अब शुरुआत करते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। जो रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति प्रत्याशी है, वो डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति प्रत्याशी पर आरोप लगा रहा है सर। आरोप प्रत्यारोप ऐसा है कि ये जो वॉल्स जो है, टिम वॉल्स, इनकी ये लोग चलाते हैं तो बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं। आप भारत में भी देखेंगे जब भी होता है तो ये समझते हैं कि बड़ी तेज चलाने से जनता जिंदाबाद कर रही है और वो जल्दी में, टाइम नहीं है मतलब करने के लिए, उनको वोट देने जाती है। माहौल ये ऐसा है। तो पीछे वाले जो पत्रकार की जो रैली थी, मतलब 4-5 गाड़ियां थी, उसमें किसी ने ठोका, इनको भी ठोका। एक बंदे पत्रकार की थोड़ा ज्यादा घायल है, बाकी सब ठीक है। और उस पर एक दूसरे पे थोड़ा सा दोषा मतलब रोपण वगैरह हो सकता है, कुछ खास नहीं है। लेकिन बदले में बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ने इनको फोन करके पूछा कि आप ठीक ठाक तो हैं, सेहत तो सही है, कुछ है तो बताइएगा। वो सब मतलब जो शिष्टाचार है वो जारी है और दोषारोपण भी जारी है। जी ठीक है, अब अगली खबर भी अमेरिका से ही है। न्यूयॉर्क में कोई परेड निकल रही थी, फायरिंग कर दी गई। विशेष ग्रुप, विशेष समूह बताया जा रहा है, जिसके 5 लोग घायल हैं। क्यों हुई वारदात सर? ये भी अब क्या कहा जाए, मतलब ये फायरिंग फूरिंग वहां चल ही रहा है जहां तक है। और पूरे अमेरिका की ये कल्चर है, एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस पे मैं खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक हमारे सुनने वाले हैं उनको हमने काफी इस पर डोज दिया हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक खास घटना को पूरे में जोड़ कर देखें। और न्यूयॉर्क में जो ये घटना घटी है, खासकर न्यूयॉर्क में ये घटनाएं ज्यादा घट रही हैं और इस आसपास के इर्द गिर्द इलाकों में, और यहाँ पे रिपब्लिकन्स का राज है। वैसे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि इनके डेमोक्रेट्स भी आ जाए। तो ये सब चीजें पूरे अमेरिका में नहीं, अब तो बाहर फैल के ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, जर्मनी में दिख रहा है, फ्रांस में दिख रहा है, इजराइल में भी तो खैर आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं और बाकी दूसरे देशों में भी चल रही हैं। बल्कि आप एक तरह से देखेंगे कि ऐसी घटनाएं अरब कंट्रीज में जो मारपीट है एक कानून के तहत कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन आम जनता को इस तरह से जो मारने की है, आपस में गोली मारने की है, वो घटनाएं कम है। जी चलिए, अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। इसमें जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है अमेरिकी फौजियों से जुड़ा हुआ। इन पर तुर्कियों ने क्यों हमला कर दिया? ये अमेरिका का वॉरशिप आया हुआ है तुर्की के पोर्ट पे, और वहां पे
तुर्की के नेवल शिप के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये लोग एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि इजराइल को जरूरत पड़ता है, यदि युद्ध भड़क गया तो ये लोग जाकर मदद करेंगे। हालांकि पक्ष सरकार ने कहा कि नहीं, गलत बात है, तो रूटीन है, हम भी नेटो के सदस्य, वो भी नेटो के सदस्य, आपस में कर रहे हैं और हमारी तमन्ना है यूरोपियन यूनियन जाने की कर रहे हैं। इससे जनता बहुत भड़की हुई है। और ये जो मतलब नेवी के जो सेलर हैं, दो स्मार्ट बन के घूम रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और यहाँ का एक यूथ का यूनियन है जो कि अपोजिशन के साथ है। इन्होंने देखा कि भाई ये अमेरिकी है, पकड़ो। इन्होंने पकड़ा, उसका वीडियो मैंने देखा है, हंगामा मचाया, गो बैक यांकीज, यानी यांकी अमेरिकन, यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारे हाथ खून से रंगे वगैरह वगैरह दिया। ये दोनों हंस रहे थे। तब इन्होंने किया कि पीछे से लाके कुछ टोपी पहना दी, धक्का धुक्का किया, पुलिस आई वगैरह ले गई। इनके भी 4-5 यूथ जो है पकड़ के जेल में डाला हुआ है। लेकिन जहां तक है कि वास्तव में जनता चाहती है कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ है, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके देश से जो विदेशी ताकतें आके कब्जा किया हुआ इजरायली फोर्सेस के साथ अमेरिकन फोर्सेस के मदद से जो है उनको किया जाए, तो पूरे तुर्की ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में इनको आके सड़क पे बैठना चाहिए। वहां पे जहां इनकी जनता मर रही है गाजा पट्टी में, ये दिया के सड़कों पे बैठ जाए, बंद कर दे इनके सरकारों का चलना, अमेरिकियों के हर बेसिस को निस्तानाबूद कर दे, हटा दे। देखिए कैसे इजराइल चलता है, कैसे हफ्ते भर के अंदर वो केवल युद्ध ही नहीं बंद करेगा बल्कि अपनी सेना भी वहां से वापस करेगा। जी। लेकिन आपने जैसा बताया कि यूएई में इतने सख्त कानून है कि आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो तमाम देशों में ऐसे ही हैं, जनता कुछ बोलना भी चाहती है तो शायद बोल नहीं पाती है। जनता यदि 2, 4, 10, 15, 100, 1000 है तो मुश्किल है। लाखों लाख में आए कुछ दिन के लिए, वो भी नहीं, बिल्कुल ठप कर दे, जिसको हम कहते हैं कि मास सिविल डिसोबीडियंस, हम तुम्हारे कानून नहीं मानेंगे, जेल बंद करते हो तो करो। यदि वो गोली चलाती है तब हमें भी यह हक बनता है कि हम तुम्हारे ही सैनिकों से, जो हमारे ही भाई बंधु, उनको हम तोड़े, अपने साथ लाए, और तब पूरा का पूरा सिविल वॉर, युद्ध होगा। वह करें, वह सही है, वह क्रांति है। अब 10-12 को मार दिया, एक आत्मघाती हमला कर दिया, इधर वो उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम और हार रहे हो, जो भी तुम्हारा जमीन है वो खत्म हो रहा है। जी। चलिए, एक रिपोर्ट भेजी है अमेरिका ने और उसमें बताया 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें हमास के 6 लीडर शामिल थे। सवाल पैदा होता है कि इस दौर में रिपोर्ट भेजने की क्या जरूरत थी जब पूरे इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ रात दिन बवाल शुरू हो गया है। पूरा सवाल ये बनता है कि उसमें याह्या सिनवार को दोषी किया गया है और बाकी 2-3 है, 2-3 तो मारे गए जो इजराइल ने अटैक किया। इस्माइल तो मारे गए वहाँ ईरान में, और यमन नहीं, लेबनान में मारे गए 2 इनके नेता। तो इनके बाद यही मतलब निकलता है कि नेतन्याहू की नाराजगी को थोड़ा शांत करने के लिए बाइडेन ये कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम इनको भी दोषी मानते हैं। अभी तो इन लोगों का काम ही नहीं हुआ, तो पुराना समय आ गया, तुम युद्ध बंदी की बात कर रहे हो भाई, और उसमें तुम फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हो। स्थिति का फिर मतलब जो भी बातें चल रही है, जहां पहुंच रही है, फिर से वापस आने की बातें कर रहे हो। यानी तुम पूरे गोल 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 घूम रहे हो, और अमेरिका आज यही कर रहा है, केवल हमास के ही साथ नहीं बल्कि पूरे दुनिया में यही कर रहा है। जी। चलिए, वेस्ट बैंक की इब्राहिमी मस्जिद में म्यूजिक फेस्टिवल कराया जा रहा है इसराइल के जरिए, मुसलमानों की एंट्री बैन है। वहीं मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुकद्दस में यानी कि यरूशलेम में स्थित है, वहां के जो इमाम हैं जिनकी एंट्री पर पहले ही 6 महीने से बैन लगा रखा है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तमाम, फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये सब उस दौर में हो रहा है जब इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोग दिन ही नहीं रात में भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या मुद्दे को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, वहां की कहानी को बदलने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारे एक श्रोता ने कहा था कि आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, तो ठीक कभी कभी निकल जाता है। तो जहां तक इस ईमान की बात की, 85-86 वर्ष के हैं, इनको बार बार उठा के जेल में लाते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आकर इस जेरूसलम में जबरदस्ती इनके घर में घुस के इनको फिर पकड़ के ले गए। इस जेरूसलम फिलिस्तीन लैंड है, ना कि इसराइल का है, और जो कानून बनता है वह इसराइलियों पर लागू होता है, ना कि वहां के फिलिस्तीन जनता पे होता है। फिर भी उनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। जहां तक हेब्रोन शहर की बात है, और जिसकी आपने चर्चा की, उस इसकी इब्राहिमी मस्जिद, हाँ, मस्जिद की जी बात की, इब्राहिमी, हाँ इब्राहिमी, यह यूनेस्को द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है कि यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है।
जी। और इसमें आप जाके इस तरह से मजाक कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ अमेरिका हमास के खिलाफ ये कर रहा है, इजराइल में इस तरह से जान से किया जा रहा है, तो पूरी स्थिति को भड़काने की बात की जा रही है। हमास का एक स्टेटमेंट आया है कि उनको बताया गया है इसमें तुर्की के द्वारा कि अमेरिका ने कहा है कि हम 2 हफ्ते तक और शांति की बात करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे तो नहीं हुआ। यदि 2 हफ्ते टाइम है तो आपको और बड़े ही तरीके से और सलीके के तरीके से करना चाहिए। एक तरफ अमेरिका भी भड़काने की कोशिश कर रहा है और ये तो खुलेआम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यह कहीं से भी यह शांति नहीं चाह रहा है। और वैसे यह बता दूं कि एक और न्यूज के हिसाब से उत्तरी गाजा में कहते हैं कि करीब 2,500 नए हमास के लड़ाके या सैनिक कहें जो जो लेबनान से और अन्य जगहों से उन्होंने वॉलंटियर किया, उनकी पूरी ट्रेनिंग करके वहां लाए गए। इसलिए जहां एक तरफ इजराइल की हार नहीं हो रही है, लेकिन वहीं नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि युद्ध ना खत्म हो ताकि वह अपने पद पर बने रहें। और दूसरी तरफ अमेरिका और खासकर जर्मनी की जो वॉर इंडस्ट्रीज है वह भी नहीं चाहते हैं कि युद्ध की बंदी हो, और ये लोग मिलकर सारे चीजों को भड़का रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही खतरनाक है। और ये कहना कि केवल यूक्रेन से ही थर्ड वर्ल्ड शुरू होगा, यह गड़बड़ है, यह पूरी तरह से सही नहीं है। मिडिल ईस्ट से भी ये चीजें खड़ा हो सकती है। जी, सऊदी अरब के जहाज को भी मार डाला है अब तो हूतियों ने सर। अभी तक तो ये लग रहा था कि इजराइल के जहाजों को ही मार रहे हैं। हुतीज अपने काम में बड़े लगन से कर रहे हैं, और अमेरिका जहां तक है इंग्लैंड के साथ एक तरह से कहें तो वो थक चुका है। उनके जितने भी वॉर शिप्स हैं वह मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद भी रेड सी में हुतीज के रीच से बाहर में खड़े हैं। और इस बार उन्होंने सऊदी अरबिया को भी ठोक दिया। हालांकि सऊदी अरबिया ने एक गुस्सा दिखाया अभी हाल फिलहाल में फिर से इजराइल के खिलाफ कि तुम नए नए नैरेटिव ला रहे हो, जैसे दक्षिण फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में कहें या रफा क्रॉसिंग कहें, फिर से ला रहे हो। तो वह दिखावा है, लेकिन अंदर से तो जहां तक एमबीएस की बात है बहुत ही उसकी सुलग रही होंगी उनकी कि भाई ये देखो फिर से हमारे ही जहाज को ठोक दिया। हालांकि वो जहाज जो है वह इजराइल के लिए जा रहा था। तो इसमें हुतीज जो है अपना काम बड़े ही तौर तरीके से टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं। जी, और जरूरत भी शायद इसी चीज की। अगर अमेरिका ये धमका रहा है कि 15 दिन बाकी हैं, तो हमास भी पलट के कह रहा है कि हमारे भी 2,500-3 हजार लड़ाके और तैयार हो चुके हैं, और हूती भी हमला करके बता रहे हैं कि हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। तो जो थर्ड वर्ल्ड वार की बातें हो रही हैं, इसी आधार पे लोग कह रहे हैं कि वो यहीं से उठ सकती है। देखते हैं तस्वीर कहां बदलती है। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।